दोस्तों कहा जाता है कि रिश्तों की जो डोर होती है ये बेहद कमज़ोर होती है और रिश्तों की डोर को पकड़ के रहना, थामे रहना सही तरीके से, तब ही रिश्ते बच पाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर कहीं ना कहीं रिश्तों की जो डोर होती है, इस रिश्ते के अंदर अगर विश्वासघात आ जाए, रिश्ते के अंदर कुछ ऐसे अवैध रिश्ते आ जाएं, तो उसके बाद में इसका जो अंजाम होता है ये खूनी होता है। और दोस्तों आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दोस्तों सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन उसके बाद में ऐसा होता है कि एक के बाद एक इस सीक्रेट कत्ल की वजह से 3 लोगों की जान चली जाती है। दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। तो दोस्तों चलते हैं सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और आज की जो घटना, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है राजस्थान की। और दोस्तों इसी राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है दौसा ज़िला, और इसी दौसा ज़िले का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम लोकेश मीणा, ये अपने मामा के पास काम करता है गुजरात में रहकर। और वहाँ से ये 11 अप्रैल की ये बात है कि ये अपने घर के लिए निकलता है, क्योंकि घर से आना था छुट्टियों में अपने माता पिता से मिलने के लिए। लेकिन रास्ते से ही कहीं गायब हो जाता है। जब उधर से ये खबर मिल चुकी थी कि बेटा जो है लोकेश वहाँ से चल पड़ा है, इधर घर नहीं पहुँचा है। अब घर वाले बेहद परेशान होते हैं। अब जब घर वाले इस मामले में काफ़ी परेशान होते हैं तो वहाँ बार बार गुजरात भी कॉल करते हैं, क्योंकि मामा के पास रहता था इसलिए मामा को भी कॉल की जाती है। मामा का नाम होता है मनोज मीणा। अब दोस्तों जब मामा से पूछा जाता है तो मामा कहते हैं यहाँ से लोकेश जा चुका है। इधर लोकेश का नंबर लगाया जाता है तो नंबर स्विच ऑफ। अब घर परिवार वाले बेहद परेशान होते हैं, इसलिए कहीं कहीं भी अगर वो जा सकता था किसी दोस्त के घर तो वहाँ पर भी कॉल करके पूछ लेते हैं कहीं ऐसा तो नहीं लोकेश घर आने से पहले उस दोस्त से मिलने के लिए चला गया हो। लेकिन दोस्तों घर वाले जहाँ कहीं भी जाते हैं लोकेश के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, लोकेश के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। इसलिए घर वाले थक हार कर सीधा पुलिस थाने जाते हैं और पुलिस थाने जाने के बाद में लोकेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। अब दोस्तों पुलिस वाले जब रिपोर्ट लिखते हैं तो पुलिस वाले बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, लेकिन वहाँ पर ये जो घर वाले हैं ये उस लोकेश के मामा जिसका नाम मनोज मीणा, इसके ऊपर अगवा करने का आरोप लगाते हैं भांजे को, यानी लोकेश को। अब दोस्तों पुलिस वाले जो कि नामजद ये रिपोर्ट लिखते हैं उसके बाद में इस पूरे केस में छानबीन शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों घर वालों ने कहा था इसके आधार पे तो मनोज मीणा को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था, इसलिए पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन शुरू करती है कि आखिर मामा अपने भांजे को क्यों गायब करेगा, क्यों उसे अगवा करेगा। ये सारी चीज़ें पुलिस के लिए जानना बेहद ज़रूरी था। अब दोस्तों उसके बाद में जब पुलिस इस पूरे मामले में अपनी छानबीन शुरू करती है तो पुलिस कई दिन तक छानबीन करती रहती है। लेकिन दोस्तों पुलिस को कुछ भी ऐसा हाथ नहीं लगता है कि जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि आखिर इस लोकेश को गायब करने के पीछे या फिर इसे अगवा करने के पीछे मनोज का हाथ है। अब दोस्तों पुलिस अपनी तफ्तीश तो कर रही थी, लेकिन इस दौरान पुलिस को कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, कुछ ऐसे सबूत, कुछ ऐसे एविडेंस इसको मिलते हैं कि पुलिस को कहीं ना कहीं अब अंदाज़ा हो जाता है कि जो लोकेश के माता पिता ये संदेह जता रहे हैं कि उनके बेटे को गायब करने के पीछे अगर किसी का हाथ है तो उसके मामा मनोज का हाथ है। अब दोस्तों जब इस तरीके का शक पुलिस को होता है तो पुलिस सबसे पहले इस मनोज को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में सीधा इसे पुलिस थाने लेके आती है। अब दोस्तों पुलिस थाने लाने के बाद में पुलिस इस मनोज से पूछताछ करती है। तो मनोज शुरुआत में तो पुलिस को इधर उधर की बातें बताता है, लेकिन दोस्तों उसके बाद में मनोज टूटता है। और टूटने के बाद में मनोज जो कहानी सुनाता है वो कहानी अपने आप में एक ऐसी कहानी होती है जो रिश्तों को तार तार कर देने वाली कहानी होती है। दरअसल जो मनोज है बताता है कि उसने अपने भांजे लोकेश की हत्या कर दी है, और हत्या करने के पीछे रीज़न क्या है इस बारे में पुलिस जब पूछती है तो ये कुछ बताता नहीं है। और ये पुलिस से कहता है कि हत्या मैंने अकेले नहीं की है, बल्कि इस हत्या में मेरा साला जिसका नाम धर्मेंद्र मीणा वो भी शामिल था। अब दोस्तों पुलिस जब इन दोनों की बात सुन लेती है, जो लोकेश था उसकी हत्या हो चुकी है और हत्या की है मनोज मीणा ने, जो कि लोकेश का मामा था, और उसका साला उसके साथ में था जिसका नाम धर्मेंद्र मीणा। अब दोस्तों पुलिस जब इन पर सख्ती दिखाती है कि डेड बॉडी कहाँ फेंकी है तो ये बताता है कि हमने मौके वारदात से लगभग 11 किलोमीटर दूर हमने डेड बॉडी को फेंका है। उसके बाद में पुलिस इस मनोज को अपने साथ लेती है और सीधा उस जगह पर पहुँचती है जहाँ पर डेड बॉडी को उसने फेंका था। वहाँ से डेड बॉडी बरामद की जाती है। डेड बॉडी बरामद करने के बाद में सीधा उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब दोस्तों पुलिस इस मामले में छानबीन कर ही रही होती है तो यहाँ पर इस कहानी के अंदर एक नया मोड़ आ जाता है। दरअसल जो मनोज था, जो पुलिस थाने के अंदर कैद था,
ये वहीं पर कंबल से अपने गले में लपेटकर फांसी लगा लेता है। अब दोस्तों मनोज चूँकि फांसी लगा लेता है, भांजे लोकेश की हत्या हो चुकी है। हत्या करने की बात है वो मामा मनोज ने कबूल की है। अब दोस्तों पुलिस इस पूरे मामले में देखती है कि जो तीसरा व्यक्ति है जिसका नाम धर्मेंद्र मीणा हो ना हो, यहाँ से कुछ सबूत पता चलेगा कि आखिर हत्या करने के पीछे वजह क्या है और क्या नहीं। अब दोस्तों उसके बाद में पुलिस इस मामले को थोड़ा छानबीन के लिए आगे बढ़ाती है कि इसी बीच में एक खबर और आती है, और एक खबर आती है कि जो धर्मेंद्र मीणा है इसने राजस्थान में जयपुर जो है वहाँ से ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे दी है। अब दोस्तों 11 अप्रैल को ये पूरा मामला लिखा गया था और अब 25 अप्रैल आ चुकी थी। पहले जो लोकेश है उसकी हत्या की गई थी और उसके बाद में उसके मामा मनोज मीणा ने जेल के अंदर ही अपने गले में कंबल लपेटकर फांसी लगा ली, और उसके बाद में 2 से 3 दिन के बाद में जो उसका साला होता है जिसका नाम धर्मेंद्र मीणा, उसने भी ट्रेन से कूदकर जान दे दी। अब दोस्तों ये जो केस था ये उलझता जा रहा था। दरअसल पहले एक भांजे की हत्या होती है, उसके बाद में मामा जुर्म कबूल करता है, उसके बाद में जेल के अंदर ही मामा फांसी लगा लेता है। उधर उसका जो साला था ये भी ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे देता है। पुलिस की समझ से बाहर था कि आखिर इस पूरे केस में चल क्या रहा है। लेकिन दोस्तों पुलिस बखूबी जानती थी कि अगर 3 जाने इस केस में गई हैं तो इस केस की परत तक पहुंचना, इस केस की तह तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए पुलिस इस पूरे मामले में बहुत ज़्यादा गहनता से छानबीन शुरू करती है, और जैसे ही पुलिस इस मामले में छानबीन शुरू करती है तो पुलिस को कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं कि जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस तरीके से इस पूरे केस में जो लोकेश है उसकी हत्या की गई, और उसके बाद में जो उसका मामा है मनोज उसने आत्महत्या कर ली, उसके बाद में उसका जो साला है जिसका नाम धर्मेंद्र उसने आत्महत्या कर ली। दरअसल जो लोकेश है ये कुछ साल पहले की बात है कि ये अपने मामा को कॉल करता है, और कॉल करने के बाद में कहता है कि मामा उसे काम की तलाश है। और दोस्तों इसका जो मामा है जिसका नाम मनोज, ये गुजरात के अंकेश्वर में रहकर काम करता है, तो इससे कहता है कि भांजे कोई बात नहीं, अगर तुम्हें काम की तलाश है तो तुम गुजरात आ जाओ। उसके बाद में जो भांजा था जिसका नाम लोकेश, ये गुजरात पहुंच जाता है। गुजरात पहुंचने के बाद में अपने मामा के घर पे रहता और वहाँ से अपना कामकाज कर रहा था। लेकिन दोस्तों जब कभी भी जो मनोज है मामा ये घर से काम के सिलसिले में बाहर जाता तो जो भांजा लोकेश है ये घर पे ही रह जाता था। कई बार ऐसा होता था कि जो मनोज की पत्नी है यानी लोकेश की जो मामी है वो घर पे अकेली होती थी, और उसी समय लोकेश भी घर पे अकेला होता था। लेकिन दोस्तों जब ये अपनी मामी के साथ में अकेला होता था तो उसी दौरान इसने हर रिश्ते को तार तार कर दिया, और ये अपनी मामी के साथ में अवैध रिश्तों में आ गया, और उसके बाद में इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने का जो सिलसिला है ये शुरू होता है। अब दोस्तों एक बार जब ये सिलसिला शुरू हो जाता है तो फिर उसके बाद कभी रुकने का नाम नहीं लेता। अब आए दिन जब भी मनोज घर से बाहर जाता, लोकेश जो था वो अपनी मामी के साथ में शारीरिक संबंध बनाता, अपनी प्यास बुझाता, और इसी दौरान वो पूरी पोर्नोग्राफी भी करता, यानी एक तरीके से अश्लील फोटो जो है वो अपने मोबाइल में कैद करता, अश्लील वीडियो बनाता, और उसके बाद में ये अपनी मामी को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। अपनी मामी से कभी पैसों की डिमांड करता, कभी संबंध बनाने की डिमांड करता। इस तरीके से जो सिलसिला है ये चलता रहता है। लेकिन दोस्तों जो लोकेश था शराब पीने का आदी था। एक दिन ये अपने मामा मनोज के साथ में बैठकर शराब पी रहा होता है कि उसी समय ये मनोज के सामने जो इसकी पत्नी के साथ में यानी उसकी मामी के साथ में जो चल रहा है वो सारी बातें बताता है। अब जैसे ही ये शराब के नशे में अपने मामा के सामने अपनी मामी के साथ में गुजारी हुई रातें, गुजारे हुए दिन और फोटोज़ के बारे में जब ये बताता है तो जो मामा मनोज होता है ये आग बबूला हो जाता है। ये तुरंत अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और अपनी पत्नी से जाके कहता है कि लोकेश इस तरीके की बातें कर रहा है, इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं। अब दोस्तों जैसे ही मनोज अपनी पत्नी से इस तरीके की बातें करता है तो पत्नी जो होती है वो सारा जो चिट्ठा होता है लोकेश का वो अपने पति को बता देती है। अब दोस्तों जैसे ही इस मनोज को ये बातें पता चलती है, जैसे ही उसकी पत्नी ये सारा राज बताती है, मनोज आग बबूला हो जाता है। ये अपने साले धर्मेंद्र मीणा को कॉल करता है और उससे कहता है कि उसका जो भांजा है जिसका नाम लोकेश है उसको इस दुनिया से विदा करना है। उसके बाद में ये लोग कत्ल की साजिश रचते हैं और इसी साजिश के तहत जो इस मनोज मीणा की जो ससुराल है जहाँ सवाई माधोपुर, इसी सवाई माधोपुर में ये उस लोकेश को बुलाता है और उसके बाद में ये दोनों उसे अगवा कर लेते हैं और उसके बाद में कहीं अकेली एकांत जगह पर ले जाके उसकी डंडों से पीट कर हत्या कर देते हैं। उसके बाद उसके शव को उस घटना स्थल से लगभग 11 किलोमीटर दूर कहीं जंगल में फेंक दिया जाता है और उसके बाद में दोस्तों ये लोग 9-2-11 हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इन्होंने बहुत सफाई से, बहुत चतुरता से क्राइम किया, लेकिन क्राइम खुला और उसके एवज में इस व्यक्ति मनोज ने जेल के अंदर ही फांसी लगाकर जान दे दी। वहीं जो साला है उसने ट्रेन से कूदकर जान दे दी। लेकिन दोस्तों देखो यहाँ पे गलती किसकी थी? गलती थी लोकेश की जिसने अपनी मामी के साथ में अवैध रिश्ते बनाए। गलती थी उस मामी की जिसने अपने भांजे के साथ में अवैध रिश्ते बनाए। लेकिन
इन अवैध रिश्तों की भेंट कौन कौन चढ़ा? पहले तो लोकेश, जो कि ऑलरेडी गलत कामों में था, लेकिन दूसरे दो व्यक्ति, जिसका नाम धर्मेंद्र जो कि साला था मनोज का, और एक खुद मनोज। अब दोस्तों इन दोनों की वैसे तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन इन्होंने क्राइम का रास्ता चुना, जिसकी वजह से इन्होंने भांजे लोकेश की हत्या कर दी और उसके बाद में खुद भी अपनी जान दे दी, यानी कि आत्महत्या कर ली। अब दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस पूरी घटना के अंदर असल कसूरवार कौन है? कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएँ। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए इसमें AS617 यानी अनिल सालुंके जी हैं, लिखते हैं शाबिद जी आज की कहानी अलग थी। फॉरेस्ट अधिकारी और पुलिसकर्मियों के योगदान से एक खतरनाक मुजरिम सलाखों के पीछे गया। उसके बाद में आनंदक्का हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी भाई, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देव कुमार जी हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी एंड नाइस वॉइस सर, तो देव कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं कहानी बहुत अच्छी है, रेनू सुनील त्यागी शहना बुलंदशहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। उसके बाद में विनोद उपाध्याय हैं, लिखते हैं शाबिज भाई नमस्कार, हमेशा की तरह उत्कृष्ट प्रस्तुति, रियली गुड जॉब मलिक जी, तो विनोद उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बालेश्वर बिहारी आगे लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार जी, कहानी में एक मानव खोपड़ी ने सारे राज खोल दिए और कहानी के माध्यम से लगता है कि किसी के घर वाले गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखवाते थे, थैंक्स सर जी, तो बालेश्वर बिहारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सेंटर जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हमारी कहानी सुनते हैं भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में इस्लाम शेख हैं, लिखते हैं शाबिज भाई अस्सलाम वालेकुम, तो भाई वालेकुम सलाम। उसके बाद में करगुनाथ हैं, लिखते हैं डोंट रिपीट दिस सेम मैटर अगेन एंड अगेन एंड मेक इट टू लॉन्ग एंड बोरिंग, तो भाई रिपीट अलग अलग कहानियाँ जो होती हैं वो अलग अलग तरीके से की जाती हैं, लेकिन इस कहानी में कोई ऐसा नहीं था कि कुछ चीज़ें बार बार रिपीट गई हों, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको लगती हैं कि चीज़ें रिपीट की गई हैं तो मैं आप लोगों से बेहद माफ़ी चाहता हूँ और इसी तरीके की गलतियाँ आगे से कभी नहीं करूँगा। तो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे आप लोगों ने जो कल के दिन किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है ये भी आप लोगों को पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।